गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे कि जो हमारी भारतीय न्याय संहिता 2023 जो कि 1 जुलाई 2024 से लागू हुई, उसमें ऐसे कौन कौन से नए प्रावधान जोड़े गए हैं जो कि हमारी भारतीय दंड संहिता 1860 में नहीं थे। इसके अलावा वे कौन से प्रावधान हैं जो भारतीय दंड संहिता में होते थे लेकिन भारतीय न्याय संहिता 2023 में उनको स्थान नहीं दिया गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मैकाले की बनाई हुई आईपीसी 1860 में बनी थी, जो 1 जनवरी 1862 को लागू हुई थी, उसको अब हटा दिया गया है, रिपील कर दिया गया है। उसकी जगह पर अब उसका स्थान भारतीय न्याय संहिता 2023 ने ले लिया है। देखिए, हम सिर्फ एक ही लेक्चर में इस पूरे लेक्चर को ख़त्म करेंगे कि क्या क्या जुड़ा, क्या क्या हटा। तो हम समझ लेते हैं कि जो हमारी भारतीय दंड संहिता थी उसमें 23 चैप्टर थे, जबकि भारतीय न्याय संहिता में केवल 20 चैप्टर हैं, यानी 3 चैप्टर हटा दिए गए हैं। अब वो कौन कौन से चैप्टर हैं? तो अध्याय 13 जो बांट और माप संबंधित अपराध थे उनको हटा दिया गया है, जो धारा 264 से 267 तक थे, क्योंकि ये प्रावधान प्रासंगिक नहीं रह गए थे, क्योंकि इसके लिए अलग से एक एक्ट विधि माप विज्ञान अधिनियम 2009 यानी लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 पारित कर दिया गया था, जिसके तहत जो हमारा नापतोल विभाग है पहले से ही कार्रवाइयाँ कर रहा है, इसलिए इस चैप्टर की आवश्यकता नहीं थी। दूसरा, हमारा अध्याय 23 समाप्त कर दिया गया है, जिसमें एक धारा थी 511। अब वह धारा अध्याय 4 में रख दी गई है और धारा 62 में उसका स्थान है। इसके अलावा अध्याय 22 समाप्त कर दिया गया है। उसमें जो धारा 503 से 510 तक जो धाराएं थीं वह अब बीएनएस के अध्याय 19 के धारा 351 से लेकर 356 में है। इसके अलावा जो राजद्रोह का जो कानून हुआ करता था 124A, उस धारा को समाप्त कर दिया गया है और अब वैसा ही एक प्रावधान हमको सेक्शन 152 में बीएनएस में देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम सब जानते हैं कि राजद्रोह का जो कानून था उसमें बाल गंगाधर तिलक हों, चाहे जवाहरलाल नेहरू जी हों, चाहे महात्मा गांधी जी हों, जितने हमारे बड़े बड़े क्रांतिकारी थे, राजद्रोह के कानून का दुरुपयोग कर कर उनको जेल में डाल दिया जाता था। तो उस माननीय सर्वोच्च न्यायालय कई सारे फैसले भी आए, उस भावना को ध्यान में रखते हुए इस कानून को अब निरसित कर दिया गया है। ऐसे ही हम देखेंगे जो सेक्शन 377 अननेचुरल सेक्स का जो सेक्शन था उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नवतेज सिंह जौहर वर्सेस भारत संघ 2018 के मामले में चूंकि असंवैधानिक घोषित कर दिया था, इसलिए भारतीय न्याय संहिता में इस सेक्शन धारा 377 को स्थान नहीं दिया गया है। लेकिन इस बात की मांग की जा रही है लगातार लोगों के द्वारा कि भाई कोई पुरुष और किसी पुरुष के साथ में जबरदस्ती कोई अगर अप्राकृतिक कृत्य करता है तो फिर हम उसको कैसे दंडित करेंगे। तो इसलिए भले ही इस धारा को बढ़ा दिया गया है, लेकिन समय की प्रासंगिकता के अनुसार ये धारा में कुछ नवीन सुधार करके एक नवीन धारा बीएनएस में जोड़ी जानी चाहिए। चलिए, इसके अलावा हम सब जानते हैं जो धारा 497 यानी एडल्ट्री, जारकर्म का जो अपराध था उसको जोसेफ साइन वर्सेस भारत संघ के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था तथा न्यायालय ने कहा था कि स्त्री जो है वह अपने पति की गुलाम नहीं है, स्लेव नहीं है कि वो उसकी मर्जी के हिसाब से चले। इसलिए इस धारा को भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उस न्याय दृष्टांत को दृष्टिगत रखते हुए इस धारा को भी वर्तमान बीएनएस में स्थान नहीं दिया गया है। अब हम समझेंगे कि क्या क्या भारतीय न्याय संहिता में आया है जो प्रावधान हमारे भारतीय दंड संहिता में नहीं थे। तो जो हमारा जो परिभाषा खंड जो हुआ करता था, जिसको हम साधारण स्पष्टीकरण के नाम से जानते थे, वह धारा 808 से लेकर 52A तक थी, जिनको अब बीएनएस की धारा 2 में रख दिया गया है। वो सारी डेफिनेशन जो है बीएनएस की धारा 2 में फैली हुई है। उसके लिए हमको सेक्शन 2 देखना पड़ेगा। अब आते हैं, एक नवीन सेक्शन जोड़ा गया है, सेक्शन 2(3), जिसमें चाइल्ड की डेफिनेशन दी गई है। चाइल्ड, बच्चा, यानी कि
चाहे वो नर हो या नारी, यदि उसकी आयु 18 वर्ष से कम है तो वह चाइल्ड की डेफिनेशन में आएगा। इसके अलावा एक नवीन सेक्शन हमारे बीएनएस की धारा 210 में जोड़ा गया है, जो हम सेक्शन 8 में लिंग की परिभाषा पढ़ा करते थे, जेंडर की परिभाषा पढ़ा करते थे, जो पुरुष और महिला की बात करती थी। लेकिन बीएनएस की धारा 210 में लिंग की नई परिभाषा में पुरुष और महिला लिंग के अलावा ट्रांसजेंडर को भी मान्यता दी गई है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक महत्वपूर्ण न्याय दृष्टांत नालसा वर्सेस भारत संघ 2014 में आया था, जिसमें ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी गई थी, जिसके बाद सन 2019 में ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था और उसके नियम 2020 बनाए गए थे। तो इस प्रकार से अब ट्रांसजेंडर को भी मान्यता दी गई है और वह भी अब पुरुष और स्त्री के समकक्ष जेंडर की परिभाषा में आकर खड़ा हो गया है। ट्रांसजेंडर लोगों को भी संवैधानिक अधिकारों का हमारी भारतीय न्याय संहिता में ध्यान रखा गया है। इसके अलावा चाइल्ड की डेफिनेशन जो है वो बीएनएस की धारा 2(3) में है, जिसके अनुसार 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति चाइल्ड माना जाएगा। न्यायालय की डेफिनेशन जो सेक्शन 2(5) में दी गई है, जो आईपीसी की धारा 20 में थी, उसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। सिर्फ जो उसका एक इलस्ट्रेशन हुआ करता था, वह इलस्ट्रेशन हटा दिया गया है। जो पंचायत सदस्य वाली जो बात थी, मद्रास कोड विनियम वाला जो इलस्ट्रेशन था, उसको हटा दिया गया है। इसके अलावा हम डॉक्यूमेंट की जो डेफिनेशन पढ़ते थे सेक्शन 29 आईपीसी में और सेक्शन 29A में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की डेफिनेशन दी गई थी, वह वर्तमान बीएनएस की धारा 2(8) में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को भी दस्तावेज की डेफिनेशन में शामिल किया गया है। अब डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की एक ही डेफिनेशन बीएनएस में है, वो है सेक्शन 2(8). इसके अलावा जो लिंग की जो डेफिनेशन दी गई है, जेंडर की जो डेफिनेशन दी गई है, जो आईपीसी की धारा 8 में हुआ करती थी, वो अब 2(10) में है बीएनएस में। और जेंडर में हम सब जानते हैं, अब ट्रांसजेंडर को भी शामिल कर दिया गया है। इसी प्रकार बीएनएस की धारा 2(16) में न्यायाधीश की डेफिनेशन दी गई है, जो आईपीसी की धारा 19 में हुआ करती थी। इसमें कोई विशेष ज़्यादा अंतर नहीं है, केवल जो बी इलस्ट्रेशन जो था वह अभी भी मौजूद है, लेकिन ए, सी और डी इलस्ट्रेशन हटा दिए गए हैं। इसके अलावा जो सेक्शन 2(20) बीएनएस की धारा 2(20) में माह और वर्ष की डेफिनेशन दी गई है, जो आईपीसी की धारा 49 में थी। अब वर्ष और माह की जो गणना है वो ब्रिटिश कैलेंडर के अनुसार न की जाकर ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार की जाएगी। तो पहले 49 में ब्रिटिश कैलेंडर के अनुसार वर्ष या महीने की गणना थी, लेकिन अब ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार की जाएगी। चल संपत्ति की डेफिनेशन बीएनएस की धारा 2(21) में दी गई है, जो पहले 22 आईपीसी में थी। अब चल संपत्ति के अंतर्गत अचल संपत्ति को छोड़कर हर भांति की मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो चल संपत्ति में आती है, सीधी सी बात है। हालांकि जब संपत्ति अंतरण अधिनियम पढ़ेंगे और अन्य एक्ट पढ़ेंगे तो जो अचल संपत्ति की डेफिनेशन में हर वो चीज़ भूमि से स्थायी रूप से जकड़ी हुई चीज़ें भी आपके अचल संपत्ति में आती हैं। जैसे ही भूमि से उनको अलग कर दिया जाता है वह चल संपत्ति बन जाती हैं। इसके अलावा टेंजिबल प्रॉपर्टी यानी जो हमको दिखाई दे सकती है, और वह प्रॉपर्टी जो हमको दिखाई नहीं देती, इनटेंजिबल प्रॉपर्टी को भी मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में रखा गया है, जिसमें आपका जैसे कॉपीराइट है, पेटेंट है, या व्यक्ति के राइट्स हैं, जैसे कि मछली पकड़ने के अधिकार, इस प्रकार के जो राइट्स होते हैं उनको भी इसमें रखा गया है। लोक सेवक
की जो सेक्शन 21 आईपीसी में थी वह वर्तमान बीएनएस में 228 में है। उसमें से जूरीमैन जो वर्ड आया करता था उसको जूरीमैन को अब हटा दिया गया है। इसके अलावा सेक्शन 4 जो हम पढ़ेंगे बीएनएस की धारा 4, आईपीसी की धारा 53 हम लोग पढ़ा करते थे जिसमें दंड के प्रावधान दिए गए थे। हम सब जानते हैं उसमें मृत्युदंड, आजीवन कारावास, कारावास जो 2 प्रकार का था, सादा और कठोर, जुर्माने की सजा और आपका संपत्ति के संपहरण की सजा दी जाती थी। अब वर्तमान बीएनएस के सेक्शन 4 में 4F में एक नवीन सेक्शन जोड़ा गया है, सामुदायिक सेवा। तो सामुदायिक सेवा की जो सज़ा है, कम्युनिटी सर्विस की जो सज़ा है, वह जो अपराधी जो प्रथम अपराधी हैं या जिन्होंने छोटे मोटे अपराध किए हैं वो जेल जाकर गंभीर अपराधियों के संपर्क में आकर खतरनाक किस्म के अपराधी ना बन जाएं, वो लोग ना बिगड़ जाएं, इस भावना को दृष्टिगत रखते हुए सामुदायिक सेवा के प्रावधान को सेक्शन 4F में स्थान दिया गया है, जिसके अनुसार व्यक्ति को जेल की सज़ा न देते हुए उसको कहीं पर किसी स्कूल में कोई श्रम करने की सज़ा या रेलवे स्टेशन पर लोगों की सेवा करने की, साफ सफाई करने की सज़ा, अनाथालय या वृद्धाश्रम में काम करने की सज़ा उसको दी जा सकती है, जिसके बदले में उसको कोई भी पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। पीआईबी की जो प्रेस विज्ञप्ति 20/12/23 थी उसमें कहा गया था कि जेलों पर बोझ कम करने के लिए सामुदायिक सेवा को सजा के तौर पर बीएनएस में शामिल किया गया है, इसे कानूनी दर्जा दिया जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है। इसके अलावा जहाँ जहाँ कई सेक्शंस में आजीवन कारावास जो शब्द आए हैं वहाँ उसको शेष प्राकृत जीवन के लिए कारावास में परिवर्तित किया गया है। बीएनएस की धारा 6 सजा और शर्तों के अंश जो धारा 57 में आईपीसी में हुआ करते थे, उसमें जब कोई विशेष ज़्यादा अंतर नहीं है, जब तक अंतर प्रदान नहीं किया गया हो लागू होता है। देखिए जो बीएनएस का सेक्शन 8 है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आईपीसी की धारा 63 से 70 तक जो जुर्माने संबंधी जो प्रावधान हुआ करते थे उनको वर्तमान में केवल सेक्शन 8 में समाहित कर दिया गया है। सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले हाउस ब्रेकिंग का प्रावधान कर दिया गया है।
पहले हाउस ब्रेकिंग बाई नाइट वर्ड था। हालांकि सेक्शन 446 में हाउस ब्रेकिंग बाई नाइट की यही डेफिनेशन है जो वर्तमान में इसमें अब इसको एलेबोरेट कर दिया गया है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले घर तोड़ना। इसके अलावा जो 41 जो सेक्शन हम पढ़ेंगे उसमें एक प्रावधान और चेंज किया गया है कि पहले अग्नि द्वारा रिष्टि का प्रावधान था, अब अग्नि के साथ साथ विस्फोटक पदार्थ यानी एक्सप्लोजिव मटेरियल के द्वारा भी रिष्टि का प्रावधान इसमें जोड़ा गया है। इसके बाद हम आ जाएंगे आपके सेक्शन 43 बीएनएस में, जो पहले आईपीसी की धारा 105 में था। संपत्ति की निरीक्षा के अधिकार की शुरुआत और निरंतरता कब तक बनी रहती है। तो जैसे ही हमने पढ़ा था, पहले हम पढ़ते थे कि जैसे ही हाउस ब्रेकिंग के साथ हाउस ट्रेसपास शुरू होता है, जब तक वो करता रहता है तब तक वो राइट उसका बना रहता है। तो वहाँ पर भी यह एक प्रावधान यहाँ पर जोड़ा गया है कि हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट में सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले हाउस ब्रेकिंग का प्रावधान को एलेबोरेट कर दिया गया है। इसके अलावा एक नया सेक्शन 48 में जोड़ा गया है, भारत में अपराध के लिए भारत के बाहर उकसाना। अगर कोई व्यक्ति भारत के बाहर किसी को दुष्प्रेरण करता है कि वो भारत में जाकर अपराध करे तो यह क्राइम माना जाएगा और विदेश में स्थित व्यक्ति पर भी हम मुकदमा चला सकते हैं। धारा 48 के तहत इसको अपराध माना गया है। इसके अलावा जो सेक्शन 57 बीएनएस जो है, जनता द्वारा 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा जनता या 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध करने के लिए उकसाना, तो जो पहले आईपीसी की धारा 117 में था, अब वर्तमान बीएनएस की धारा 57 में है। पहले 3 साल की कैद या जुर्माना दोनों का प्रावधान था, वर्तमान में धारा 57 में 7 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान इसमें कर दिया गया है। चलिए, इसके अलावा एक नया सेक्शन और जोड़ा गया है कि कपटपूर्ण साधनों का उपयोग करके यौन संबंध बनाना। ये बीएनएस के सेक्शन 69 में नया सेक्शन जोड़ा गया है। कोई व्यक्ति किसी को धोखा देकर या उससे प्रवंचना करके या उसको शादी का झांसा देकर या उसको नौकरी में प्रमोशन, पदोन्नति, झूठा वादा, प्रलोभन देकर अपनी पहचान छिपाकर, कई लोग अपनी धार्मिक पहचान छुपाकर लोगों से शादियां तक कर लेते हैं और उसके बाद उसके साथ वो यौन संबंध बनाता है। तो ऐसे यौन संबंध को बलात्कार की श्रेणी में तो नहीं माना गया है, लेकिन उसके लिए कारावास की सज़ा है जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो एक नवीन संशोधन है, नवीन धारा ये हमारे बीएनएस में है 69। इसके अलावा जो आईपीसी का जो रेप वाला जो सेक्शन हम पढ़ा करते थे, जिसमें यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी के साथ जिसकी आयु 15 साल से कम है यौन संबंध जबरदस्त बनाता था जबरदस्ती, तो उसको रेप की श्रेणी में रखा जाता था। अब वहाँ पर वो आयु सीमा जो है वह 18 वर्ष कर दी गई है। अगर पत्नी की आयु 18 वर्ष है और फिर वो यौन संबंध उससे बनाता है, वो बलात्कार की श्रेणी में नहीं आएगा। लेकिन 15 साल से कम की उसकी आयु है और अगर वो रेप की डेफिनेशन में आने वाला कृत्य करता है तो वो बलात्कार की श्रेणी में माना जाएगा। इसके अलावा जो बीएनएस की धारा 370 है, जो हम आईपीसी की धारा 376D से 376D भी पढ़ा करते थे, वहाँ पर भी एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है कि 18 वर्ष से कम उम्र की महिला से अगर गैंग रेप किया जाता है तो वहाँ मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। ये चीज़ ध्यान रखनी है, बहुत महत्वपूर्ण ये अंतर है। इसमें गैंग रेप में मृत्युदंड का प्रावधान है यदि जो स्त्री है जिसके साथ गैंग रेप किया गया है उसकी आयु 18 वर्ष से कम है। इसके अलावा जो हम सेक्शन पढ़ते हैं 354B, महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। वहाँ पहले मेन शब्द का यूज़ था कि यदि कोई पुरुष किसी महिला को सार्वजनिक स्थान पर निर्वस्त्र करता है तो अब उसके स्थान पर
जो हमारा सेक्शन 76 जो नवीन सेक्शन आ गया है, इस सेक्शन में न्यूटर जेंडर की बात की गई है। यहाँ पर हुएवर वर्ड है, जो कोई भी, यानी किसी महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग अगर किसी स्त्री के द्वारा भी किया जाता है या किसी ट्रांसजेंडर के द्वारा भी किया जाता है किसी, तो वो इस धारा के तहत अपराध माना जाएगा। इसलिए इसको हुएवर शब्द कर दिया गया है। तो अब केवल पुरुष ही नहीं, यहाँ महिला भी अगर ऐसा कृत्य करती है तो उसको भी हम दंड दे सकते हैं। ट्रांसजेंडर ऐसा कृत्य करता है उसको भी हम दंड दे सकते हैं। इसके अलावा हम एक सेक्शन है 354C वॉयरिज्म, ताक झांक करना। कोई स्त्री अपने प्राइवेट कृत्य में लगी हुई है, कपड़े चेंज कर रही है, नहा रही है या कोई भी ऐसा कोई एक्ट कर रही है जहाँ वो अपेक्षा नहीं करती कि कोई अन्य व्यक्ति उसको देखे, वो वॉयरिज्म का सेक्शन आता था। यहाँ पर भी न्यूटर जेंडर यानी तटस्थ लिंग की बात की गई है और यहाँ भी अब वर्तमान में हुएवर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इस प्रकार वॉयरिज्म के अपराध में अब पुरुष के साथ साथ स्त्री भी दंडित हो सकती है और ट्रांसजेंडर भी दंडित हो सकता है। यहाँ से केवल मेन शब्द को अब हटाकर इस सेक्शन में सेक्शन 77 है वर्तमान में, जो हमारा 354C में जो आईपीसी में वॉयरिज्म था वो वर्तमान बीएनएस की धारा 77 में है और वहाँ मेन की जगह अब हुएवर वर्ड है। इसके अलावा अब हम ये सेक्शन 498 महिला किसी विवाहित महिला को फुसलाना या ले जाना या आपराधिक इरादे से अपनी हिरासत में रखना, इसमें भी एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है। पहले जो शब्द आया करते थे कि किसी महिला को जिसकी अन्य पुरुष की पत्नी होना वो जानता है, उसको उसकी संरक्षकता में से या अगर उस पुरुष की ओर से कोई स्त्री की देखभाल कर रहा है वहाँ से अगर उसको ले जाता है या फुसला कर ले जाता है तो वह अपराध था। अब यह शब्द हटा दिए गए हैं। उस आदमी की तरफ से या उसकी ओर से देखभाल करने वाला व्यक्ति शब्द हटा दिए गए हैं। अगर आप जानते हैं कि वो महिला विवाहित है और उसको आप बेला फुसला कर अगर ले जाते हैं तो वो यहाँ पर अपराध माना जाएगा, चाहे आप उसको कहीं से भी ले जाएं। चलिए, इसके बाद एक नवीन सेक्शन हमारा बीएनएस में आया है कि भाई क्राइम करने के लिए चाइल्ड को अपॉइंट करना, नियुक्त करना या अपने यहाँ काम पर रखना। बहुत से लोग इस प्रकार का काम करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कोई अपराध नहीं है, तो उनसे कह देते हैं जाओ झोला उठा लो, चोरी कर लो। 12 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति की समझ अगर परिपक्व नहीं हुई है तो उसके द्वारा किया गया कार्य भी अपराध नहीं माना जाता। तो ऐसे बच्चों को लोग रख लेते हैं। तो इसको यहाँ गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया है कि अगर आप 18 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को क्राइम करने के लिए काम पर रखते हैं या अपने यहाँ अपॉइंट करते हैं तो 3 वर्ष से कम सज़ा नहीं होगी, लेकिन 10 वर्ष तक की सज़ा उसको हो सकती है। या पोर्नोग्राफी के लिए काम पर रखना, पोर्नोग्राफी के लिए नियोजित करना या उस अपराध से उसको संलग्न करना या उसका यूज करना इस सेक्शन के अंदर आएंगे। किराए पर नियोजन या नियुक्ति करना उसकी तो गंभीर अपराध है। 3 वर्ष से कम नहीं सज़ा होगी लेकिन 10 वर्ष तक हो सकती है। दूसरी एक चीज़ और समझने वाली है, मान लीजिए अगर वो चाइल्ड कोई अपराध करता है जिस अपराध के लिए उसने उसको अपॉइंट किया था, तो उस अपराध के लिए जितनी सज़ा है उतनी ही सज़ा इस व्यक्ति को दी जाएगी जितनी उस अपराध के लिए निर्धारित है। मान लीजिए किसी चाइल्ड से आप कोई अपराध करा लेते हैं, किसी का मर्डर करा देते हैं, तो आप भी हत्या के दोषी होंगे। उसको नियुक्त करने वाला व्यक्ति भी हत्या का दोषी होगा। हो सकता है कि वो बच्चा 7 वर्ष से कम आयु का होने के कारण उस अपराध के लिए दोषी ना हो, लेकिन यह व्यक्ति दोषी हत्या के लिए माना जाएगा। चलिए, इसके साथ जो बीएनएस की धारा 396 जो आईपी धारा 366A थी, जिसमें बच्चों की खरीद फरोख्त के बारे में प्रावधान था। 366A में ये था कि अप्राप्तव्य लड़की 18 वर्ष से कम उम्र की जो खरीद फरोख्त करते हैं उसका प्रोक्योरमेंट करते हैं। अब बीएनएस की धारा 96 में 18 वर्ष से कम उम्र का चाइल्ड, बच्चा वर्ड का प्रावधान है। यानी कि अब खरीद फरोख्त चाहे बालक यानी जो नर बालक है उसकी हो
या नारी बालक है उसकी हो, तो वो यहाँ पर दंडनीय माना जाएगा। अब लड़की शब्द, नाबालिग लड़की शब्द उसमें से हटा दिया गया, चाइल्ड शब्द रखा गया है, इसलिए यहाँ भी तटस्थ लिंग यानी न्यूटर जेंडर को स्थान दिया गया है। तो बीएनएस की धारा जो 96 है वो बच्चों को दी गई सुरक्षा आईपीसी की धारा 366 ए से अधिक व्यापक है, क्योंकि धारा जो 96 है वो लिंग की परवाह किए बिना सभी बच्चों के लिए उपलब्ध है, चाहे वो नर बच्चा हो या नारी बच्चा हो, जबकि धारा 366 ए आईपीसी केवल लड़कियों की सुरक्षा करती थी। इसी प्रकार जो हमारा आईपीसी की धारा 372 थी, यहाँ पर वर्ड हम पढ़ा करते थे व्यक्ति, 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति, अब वहाँ पर बच्चा शब्द रख दिया गया है, 18 वर्ष से कम आयु का चाइल्ड। इसी प्रकार से जो हमारा सेक्शन 373 है वह वर्तमान में बीएनएस की धारा 99 में है, बच्चा वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजनों के लिए खरीदना, वहाँ भी अब चाइल्ड शब्द रख दिया गया है व्यक्ति शब्द के स्थान पर। पहले 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति था, लेकिन अब यहाँ पर केवल चाइल्ड वर्ड का इस्तेमाल है। हालांकि बात लगभग वही है, क्योंकि चाइल्ड का मतलब ही 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति। चलिए, और साथ ही साथ 373 जो सेक्शन है वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजनों के लिए बच्चों को खरीदना, इसके लिए कारावास जो है वो बढ़ा दिया गया है। पहले जो 373 में निर्धारित कारावास 10 वर्ष था, उसको वर्तमान में वह 7 वर्ष से कम नहीं होगा, लेकिन उसको 14 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। एक नवीन प्रावधान हमारा इसमें जोड़ा गया है मॉब लिंचिंग 103(2) में। हमको मालूम होना चाहिए कि जो आईपीसी की धारा 302 में हत्या का जो दंड था वह अब वर्तमान बीएनएस की धारा 103(1) में है, और उसी सेक्शन में 103(2) में मॉब लिंचिंग को जोड़ा गया है। और मॉब लिंचिंग के अनुसार जो 5 या अधिक व्यक्तियों का समूह, मॉब लिंचिंग के दायरे में कब आएगा वो अपराध, जब 5 या अधिक व्यक्तियों के समूह के द्वारा अपराध किया जाता है। अगर वो लोग मिलकर नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य आधार पर हत्या करता है, तो ऐसे प्रत्येक सदस्य को मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी और जुर्माना भी देना पड़ेगा। पिछले कुछ समय में हमने देखा होगा कि मॉब लिंचिंग की काफ़ी सारी घटनाएं हुई, जिसके बारे में हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भी कमेंट किया था। जैसे पहलू खान की हत्या हुई, या और भी कई जगह मणिपुर में तमाम सारी मॉब लिंचिंग्स हुई, है ना। इसको हम कास्टिंग ना लें, चाहे किसी हिंदू भाई के साथ इस प्रकार का अपराध हो, चाहे मुस्लिम भाई के साथ या किसी भी जाति के व्यक्ति के साथ, वह अपराध है, गंभीर अपराध है, और मॉब लिंचिंग को गंभीर अपराध माना गया है और इसके लिए मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा जो आजीवन कारावास की सज़ा हत्या वाले सेक्शंस में जो हम पढ़ते हैं, धारा 104 में है बीएनएस में, धारा 303 भी हम पढ़ते हैं, उसमें अब जो निर्धारित आजीवन कारावास बैठता है उसको थोड़ा सा एलोबरेट करके व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन शब्द उसमें रख दिए गए हैं। हालांकि ये कोई विशेष बात नहीं है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत पहले ही नाथू विनायक गोडसे के मामले में कह दिया था कि आजीवन कारावास का मतलब है संपूर्ण जीवन तक कारावास, लेकिन इसको भी चूंकि इलाबोरेट कर दिया गया है उन सर्वोच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांतों को ध्यान में रखते हुए। चलिए, अब जो हमारा सेक्शन 304 हम पढ़ते थे, तो सेक्शन 304 में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन जो पार्ट 1 304 का जो पार्ट 1 आपराधिक मानववध जो हम पढ़ते हैं, उसमें पार्ट 1 में एलआई अथवा 10 वर्ष तक की सज़ा और जुर्माना था। जो वर्तमान में बीएनएस की धारा 105 में हम पढ़ेंगे, तो उसमें एलआई के अलावा और 5 से कम नहीं किंतु 10 वर्ष तक हो सकेगी। ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। 304 पार्ट 2 में 10 वर्ष तक की सजा थी गैर इरादतन हत्या के मामले में, अब बीएनएस में उसको 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान कर दिया गया है। अब ये एक महत्वपूर्ण जो सेक्शन है 304A,
बीच में जाइएगा मत, बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर है ये। तो 304A उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना, जिसको हम पढ़ा करते थे, इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। 304A में हम जानते हैं 2 वर्ष के कारावास या सजा का प्रावधान था। उपेक्षा और तावलेपन से कोई कार्य करके किसी की मृत्यु हम कारित कर देते थे, लेकिन उसको अब BNS की धारा 106 में स्थान दिया गया है। 5 वर्ष तक हो सकेगा, उसकी सज़ा कितनी है? 5 वर्ष तक हो सकेगी। न्यूनतम सज़ा का कोई प्रावधान नहीं, न्यूनतम 1 दिन भी दे सकते हैं, 2 महीना, 1 महीना, 1 साल भी दे सकते हैं, लेकिन 5 वर्ष तक का कारावास दे सकते हैं। इसके अलावा जो रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी जो हैं डॉक्टर्स, उसको भी 304A में शामिल किया गया है। अगर वो उपेक्षापूर्ण कार्य करके अगर किसी मरीज की मृत्यु कारित कर देते हैं तो 2 वर्ष तक सज़ा उसको हो सकती है। न्यूनतम सज़ा इसमें भी नहीं दी गई है, अब वो कितना भी दे सकते हैं, माननीय न्यायाधीश के ऊपर है ये कि वो मामले की परिस्थितियों के हिसाब से कितनी सज़ा देते हैं। न्यूनतम नहीं है, लेकिन अधिकतम 2 वर्ष है, 2 से ज़्यादा नहीं दे सकते। और 106 में डॉक्टर के अलावा अन्य सामान्य व्यक्ति हैं, उनको 5 साल तक दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते, लेकिन कम कितना भी दे सकते हैं। तो BNS की धारा 106(1) में लापरवाही से या गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आने वाले किसी भी व्यक्ति की मौत का कारण बनता है कोई व्यक्ति, तो उसे 5 वर्ष तक की सज़ा से हम दंडित कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण परिवर्तन है। इसके अलावा इसमें एक अंतर और किया गया है कि भैया आप सूचना दे दीजिए, आपसे एक्सीडेंट हुआ है, किसी की मृत्यु हो गई है, दुर्घटना हो गई है, तो आप उसकी सूचना दे दें, वहाँ से भागे नहीं। अगर अपन भाग जाता है वो व्यक्ति, तो इसमें फिर 106 में ज़्यादा सज़ा का प्रावधान है, 10 साल तक की सज़ा हो सकती है और जुर्माना भी होता है। पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को सूचना दिए बिना, रिपोर्ट किए बिना घटनास्थल से भाग जाते हैं तो 10 साल तक की सज़ा और जुर्माना। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है, क्योंकि हिट एंड रन के मामले निरंतर बढ़ रहे थे। इसलिए हिट एंड रन के केस में अब अगर व्यक्ति बिना सूचना दिए हुए भाग जाता है तो फिर उसको 10 साल तक की सज़ा और जुर्माना की भी सज़ा दी जा सकती है। क्योंकि जैसे ही एक्सीडेंट होता है तो एक गोल्डन आवर होता है, गोल्डन आवर यानी शुरुआती समय, जिसमें हम उसकी जान बचा सकते हैं। आप उस गोल्डन आवर की अगर परवाह नहीं करते हैं तो कानून आपके खिलाफ सख्त दृष्टिकोण अपनाएगा। अगर बिना रिपोर्ट किए भाग गए हैं तो सज़ा 10 साल तक की हो सकती है और जुर्माना भी दिया जाएगा। चलिए, इसके अलावा जो सेक्शन 305 शिशु या उन्मत्त व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाना, उसमें अब इंसान की जगह अनसाउंड माइंड वर्ड रख दिया गया है और कोई विशेष ज़्यादा अंतर नहीं है। अब वर्तमान में एक नवीन अपराध जोड़ा गया है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, सेक्शन 111। सेक्शन 111 ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है, लोगों के द्वारा ग्रुप बनाकर, गिरोह बनाकर जो अपराध किए जाते हैं, अपहरण, डकैती, वाहन चोरी, जबरन वसूली, भूमि पर कब्जा, एग्रीमेंट, जबरदस्ती करवाना लोगों से, हत्या, आर्थिक अपराध, साइबर क्राइम, तस्करी करना, ड्रग्स सप्लाई करना, हथियार या अवैध सामान बेचना खरीदना, वेश्यावृत्ति, फिरौती के लिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग करना और कोई भी गैरकानूनी गतिविधि जारी रखना। अगर यह व्यक्तियों का जो ग्रुप है, या तो अकेले या संयुक्त रूप से संगठित सिंडिकेट के सदस्य के रूप में, ऐसे सिंडिकेट की ओर से हिंसा का यूज करके हिंसा की धमकी, जबरदस्ती या अन्य गैरकानूनी तरीके से अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करता है, तो उसको संगठित अपराध माना जाएगा। वित्तीय लाभ प्राप्त करते हैं वो भी संगठित अपराधी माने जाएंगे, चाहे भले ही वो उससे डायरेक्टली लाभ प्राप्त कर रहे हो या इनडायरेक्टली लाभ प्राप्त कर रहे हो, उसको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम माना जाएगा। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए जो संगठित अपराध सिंडिकेट का अर्थ है, कम से कम 2 लोग होने चाहिए उनके ग्रुप में, कम से कम 2
या अधिक व्यक्तियों का ग्रुप होना चाहिए। फिर वो चाहे अकेले अपराध करे या मिलकर करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो उस ग्रुप का सदस्य होना जरूरी है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हैं। फिर अकेले करे या जॉइंटली अपराध करे, निरंतर गैर कानूनी गतिविधि में शामिल वो लोग होते हैं। कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी वर्ड है इसमें, निरंतर गैर कानूनी गतिविधि, उसको डिफाइन किया गया है 111 सेक्शन में कि गैर कानूनी गतिविधि जारी रखना यानी कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी क्या है, तो ये वह है जो कानून द्वारा फोरबिडन है, निषिद्ध है, और ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए जिसके लिए 3 साल या उससे अधिक की सजा हो। ध्यान रखना है, कानून द्वारा फोरबिडन वर्क होना चाहिए, संज्ञेय अपराध होना चाहिए, 3 साल या उससे अधिक की सजा होनी चाहिए, तो उसको हम गैर कानूनी गतिविधि जारी रखना मानेंगे और ऑर्गेनाइज क्राइम में के दायरे में वो आएगा। फिर भले ही वो क्राइम या तो अकेले करे या जॉइंटली करे या संगठित अपराध के सदस्य के रूप में करे या सिंडिकेट की ओर से करे, लेकिन उसके संबंध में जो पिछले 10 वर्ष की अवधि के भीतर सक्षम न्यायालय के समक्ष 1 से अधिक आरोप पत्र दायर किए हों और उस पर न्यायालय ने ऐसे अपराध का संज्ञान लिया हो जिसमें इकोनॉमिकल क्राइम यानी आर्थिक अपराध भी शामिल हैं। तो भाई ऑर्गेनाइज क्राइम में लाने के लिए हमको सबसे पहले उसको गैर कानूनी गतिविधि जारी रखना में लाना पड़ेगा। ध्यान रखना है, अगर कोई किसी ने भले ही गिरोह बना लिया है लेकिन अगर उसका प्रथम अपराध है तो वह ऑर्गेनाइज क्राइम के दायरे में नहीं आएगा। उसके लिए शर्त क्या है, पिछले 10 वर्षों में उसके विरुद्ध 1 से अधिक चार्जशीट फाइल हो और उस पर कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया हो, तब वो ऑर्गेनाइज क्राइम की श्रेणी में आकर हम उसको, भले ही वो ऑर्गेनाइज क्राइम है लेकिन इस सेक्शन में उसको दंडित तभी करेंगे जब उसके खिलाफ 1 से अधिक चार्जशीट फाइल हो चुकी हो और कोर्ट ने उन पर संज्ञान ले लिया हो, कॉग्निजेंस ले लिया हो। तो क्या शर्त हुई गैर कानूनी गतिविधि जारी रखना का ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए? 1, 3 वर्ष या उससे अधिक की सजा वाला अपराध होना चाहिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा किया जाना चाहिए और पिछले 10 वर्ष में 1 से अधिक चार्जशीट फाइल हो जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया हो। इसके अलावा इसमें इकोनॉमिकल क्राइम्स भी आते हैं। अगर आर्थिक अपराध में आप जानते हैं आपराधिक न्यास भंग का अपराध है या जालसाजी, करेंसी नोट, बैंक नोट का कूटकरण करना या हवाला कार्रवाई, बड़े पैमाने पर मास मार्केटिंग, विपणन धोखाधड़ी वगैरह आता है, या लोगों को धोखा देने के लिए लोग वाग कई बार चैन सिस्टम वगैरह चलाते हैं, धोखाधड़ी करके कोई योजना चलाते हैं जिससे मॉनेटरी लाभ वो प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के संगठन भी, फाइनेंशियल एक्टिविटीज करने वाले संगठन भी इसमें आएंगे। 111 जो है इसके 111(2) में सजा का प्रावधान किया गया है। यदि ऑर्गेनाइज क्राइम जो लोग कर रहे हैं और वो उनके सिंडिकेट के जो सदस्यों के द्वारा जो अपराध किया जा रहा है, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी और जुर्माना भी देना होगा जो 10 लाख रुपए से कम नहीं होगा। इसके अलावा कोई अन्य मामला है जिसमें मृत्यु नहीं हुई है किसी की तो 5 साल से कम नहीं होगा, लेकिन आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगेगा जो 5 लाख से कम नहीं होगा। जी हमारा एक सेक्शन 111(2) में है। चलिए 111(3) जो हम पढ़ते हैं उसमें हम देखेंगे कि षड्यंत्र करने वाले लोग भी, कॉन्स्पिरेसी करने वाले लोग, उकसाने वाले लोग भी इसमें क्राइम में शामिल हैं, जैसे 5 साल से कम नहीं होगा, लेकिन शेष प्राकृत जीवन तक उसको बढ़ाया जा सकता है, जुर्माना 5 लाख से कम नहीं होगा। इस प्रकार से इसमें जो सिंडिकेट की सदस्यता को भी दंडनीय ठहराया गया है, सिंडिकेट का सदस्य है तो भी वो दंडनीय अपराध है। इसके अलावा शरण देना, संश्रय देना, छुपाना, ये भी इसमें दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। इसके अलावा संगठित अपराध से प्राप्त आय, जो लोग प्रॉपर्टी बनाते हैं, संगठित अपराध से प्राप्त पैसा जिनके पास है और उसको भी दंडनीय अपराध बनाया गया है।
इसके अलावा किसी के पास चल और अचल संपत्ति है किसी सिंडिकेट के सदस्य के पास और वो उसका प्रॉपर हिसाब किताब नहीं दे पाता है तो उसको भी दंडनीय अपराध इस सेक्शन में माना गया है। सेक्शन 112 में जो संगठित क्षुद्र अपराध यानी छोटे अपराध के बारे में दंड दिया गया। लोग संगठन बना के अपराध करते हैं लेकिन वो छोटे मोटे अपराध करते हैं तो उसको हम 112 में दंड देंगे। तो कौन से अपराध माने जाएंगे इसमें? क्षुद्र अपराध में, छोटे अपराधों में 112 में सीधी सी बात है जिनमें 3 साल से कम की सजा है, क्योंकि 3 साल या अधिक की सजा की बात तो करता है सेक्शन 111। तो यहाँ पर क्षुद्र अपराध की डेफिनेशन तो नहीं दी गई है लेकिन यहाँ अपराध स्पष्ट किए गए हैं। समूह या गिरोह का सदस्य है जो संयुक्त रूप से चोरी, छीना झपटी, धोखाधड़ी, जो टिकट की ब्लैक करते हैं या अनाधिकृत सट्टेबाजी, जुआ या सार्वजनिक परीक्षा प्रश्न पत्रों की बिक्री या इसी तरह का अन्य कोई छोटे मोटे अपराध वो लोग करते हैं, या चोरी में या चालाकी से चोरी कर लेना, वाहन, आवास, गृह या व्यावसायिक परिसर से चोरी, जेब काटना, इस प्रकार के जो अपराध जिसमें ऑटोमेटिक मशीन, एटीएम मशीन की चोरी है, कार्ड स्कीमिंग के माध्यम से चोरी करना है, वो 112 में रखे गए हैं। जो छोटे छोटे अपराध हैं वो उसके लिए थोड़ी सी सज़ा यहाँ पर कम है और उसको छोटा मोटा संगठित अपराध अगर वो करते हैं तो 1 वर्ष से कम नहीं होगा, लेकिन जिसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। सीधी सी बात है, 3 साल या उससे अधिक के अपराध हमने सेक्शन 111 में ले लिए। अब 3 साल से कम सजा वाले अपराध हैं जो वो आपके 112 यानी छोटे मोटे अपराधों में माने जाएंगे। इसके अलावा एक नवीन सेक्शन जो आया है BNS की धारा 113 में आतंकवाद के बारे में। तो सीधी सी बात है, कोई व्यक्ति भारत की एकता, अखंडता, प्रभुता, संप्रभुता, आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डालने के इरादे से, धमकी देने के इरादे से या भारत के लोगों में किसी भी वर्ग में आतंक फैलाने या आतंक फैलाने की संभावना के इरादे से कोई कार्य करता है और ऐसा कार्य वो चाहे वो भारत में करे या फिर किसी विदेशी देश में भी इस प्रकार के कार्य करता है तो उसको भी इस सेक्शन में स्थान दिया गया है और इसको एलाबोरेट किया गया है। बम, डायनामाइट, अन्य विस्फोटक पदार्थ या एक्सप्लोजिव या आपका फ्लेमेबल ज्वलनशील पदार्थ हैं या आग्नेयास्त्र हैं, घातक हथियार, हानिकारक गैस या केमिकल हमले का उपयोग करके या रेडियो एक्टिव पदार्थों का उपयोग करके या ऐसा होने की संभावना वाले किसी अन्य माध्यम से, इस प्रकार के माध्यम से अगर वो किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है या चोट पहुंचाता है, संपत्ति की हानि, क्षति, विनाश, भारत या किसी विदेशी देश में भी समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक किसी भी आपूर्ति सेवाओं में व्यवधान डालता है, नकली करेंसी, नकली मुद्रा आदि का काम करता है या भारत की रक्षा के लिए या किसी अन्य उद्देश्य के संबंध में उपयोग की जाने वाली संपत्ति का विनाश करता है, चाहे वो राज्य सरकार की हो या सरकार की, भारत सरकार की हो या किसी अन्य एजेंसी की हो, या आपराधिक बल के माध्यम से या आपराधिक बल के प्रदर्शन से लोगों को आतंकित करता है जिससे के फलस्वरूप किसी सार्वजनिक जो ऑफिसर है उसकी डेथ हो जाती है या उसकी डेथ का प्रयास करता है या किसी व्यक्ति को हिरासत में ले लेता है, अपहरण कर लेता है, उसको किडनैप कर लेता है या उस व्यक्ति को जान से मारने की, घायल करने की धमकी देकर भारत सरकार पर दबाव बनाता है, मजबूर करता है कि प्लेन हाईजैक कर लिया, ये सरकार पर दबाव बना रहा है अपनी मांगें मनवाने के लिए। किसी विदेशी देश की सरकार या किसी अंतर्राष्ट्रीय या अंतर सरकारी संगठन या किसी अन्य व्यक्ति को कोई कार्य करने या करने से विरत रहने के लिए भी आतंकवादी कृत्य करता है तो इस धारा में उसको अपराध माना गया है। ध्यान रखना, ये सारे कृत्य किस उद्देश्य से कर रहा है? भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए। विदेश में भी इस प्रकार के कार्य करता है तो उसको भी इस सेक्शन में लिया गया है और इसके लिए जो सजा है मृत्युदंड या आजीवन कारावास या किसी अन्य मामले में कारावास। अगर मृत्यु हुई है किसी की आपके कार्य से तो मृत्युदंड मिलेगा या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माना भी होगा। अगर मृत्यु नहीं हुई है तो 5 साल से कम नहीं होगा लेकिन आजीवन तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो आतंकवादी कृत्य में केवल वही लोग शामिल नहीं हैं जो आतंकवाद फैला रहे हैं या कर रहे हैं, इसमें आतंकवादियों के साथ मिलकर षड्यंत्र करने वाले, अटेम्प्ट करने वाले, अबेटमेंट करने वाले, उनको सलाह देने वाले,
उनका फंडिंग करने वाले, उनका समर्थन करने वाले, कैंप लगाकर लोगों को ट्रेनिंग देने वाले, उनको आतंकवादी कृत्यों के लिए भर्ती करने वाले को भी, या उनको संश्रय देने वाले, या आतंकवाद से संपत्ति अर्जित करने वालों को भी इसमें दंड के प्रावधान दिए गए हैं। वो लोग भी इसमें शामिल माने जाएंगे। इसके अलावा हम आगे देखेंगे क्या क्या चेंज इसमें हुए हैं। आईपीसी में एक सेक्शन हुआ करता था 310 और 311। 310 में ठगी की परिभाषा थी, 311 में ठगी का दंड था, जिसको अब निरसित कर दिया गया है। एक नवीन सेक्शन हमारा इसमें जोड़ा गया है, सेक्शन 304 बीएनएस में झपट मारी यानी स्नैचिंग। इसमें कहा गया चोरी झपट मारी है यदि अपराधी अचानक या शीघ्रता से बलपूर्वक किसी व्यक्ति के कब्जे से उस व्यक्ति से कोई मूवेबल प्रॉपर्टी ले लेता है, छीन लेता है, प्राप्त करता है या अपहरण करता है, तो वो झपट मारी वाले सेक्शन में आएगा। और स्नैचिंग का वही अर्थ है जो बीएनएस की धारा 304(1) में है। स्नैचिंग जैसे मोबाइल लोग छीन लेते हैं, आप बात करते जा रहे हैं मोबाइल छीन के भाग गए, चैन स्नैचिंग कर लेते हैं लोग, है ना, तो वो लोग इसमें दंडित किए जाएंगे। इसमें एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस प्रकार के जो कृत्य अगर वो अकेले अंजाम दे रहा है तो हम उसको चैन स्नैचिंग वाले जो झपटमारी वाले सेक्शन 304 में दंडित करेंगे। लेकिन अगर ये लोग समूह बनाकर काम कर रहे हैं तो दंड को कहाँ मिलेगा? सेक्शन 112 में, छोटे मोटे संगठित अपराध में। चलिए, इसके अलावा सेक्शन 137 जो बीएनएस का है, जिसको हम सेक्शन 359 में पढ़ा करते थे, किडनैपिंग वाला जो सेक्शन हमारा था, उसमें क्या था? नर है तो 16 वर्ष, नारी है तो 18 वर्ष, विधिपूर्ण शिक्षकता में से ले जाते हो तो व्यपहरण का अपराध होता था। वहाँ आयु का अंतर हटा दिया गया है। अब वहाँ चाइल्ड है और 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी चाइल्ड को आप ले जाते हैं तो वो उसमें आएगा। वहाँ 16 और 18 वाली बात हटा के केवल एक ही आयु है अब 18 वर्ष। चलिए, बीएनएस की धारा 153 का किसी जुलूस में जानबूझकर आयुध ले जाना के अपराध को निश्चित कर दिया गया है। इसके अलावा जो 236, 237, 238 भारत के बाहर सिक्के के कूटकरण का भारत में दुष्प्रेरण, कूटकर सिक्के का आयात निर्यात, भारतीय सिक्के की कूटकृतियों का आयात निर्यात जैसे दंडनीय अपराधों को निरसित कर दिया गया है। इसके अलावा जो भारतीय दंड संहिता की धारा 320 में जो हम ग्रीवियस हर्ट, घोरोपति की डेफिनेशन पढ़ते थे, वहाँ पर जो 20 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा वाली बात थी, उसको अब 15 दिन कर दिया गया है। 20 दिन की जगह अब 15 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में कोई रहता है तो वो ग्रीवियस हर्ट में माना जाएगा। 124A राजद्रोह का अपराध को निरसित कर दिया गया है। वर्तमान में जो बीएनएस की धारा 152 है उसमें भी राजद्रोह जैसे ही प्रावधान है। भारत की एकता अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्यों को परिभाषित कर वहाँ पर 152 में दंडनीय बनाया गया है। इसके अलावा जो हम सेक्शन 325 पढ़ते थे ग्रीवियस हर्ट, अब उसको सेक्शन 117 में स्थान दिया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर सामान्य ग्रीवियस हर्ट है तो उसके लिए सज़ा आपको देखना पड़ेगी। 117(2) में जो सज़ा दी गई है वह 7 वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। और 117(2) को कोई भी मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है। इसके बाद जो घोरपति वाले जो सेक्शन है 117, जिसको हम पहले 325 पढ़ते थे, इसमें कुछ नवीन धाराओं का प्रतिस्थापन किया गया है। जो 117(3) में अगर इस प्रकार की ग्रीवियस हर्ट कारित कर रहे हो तो परमानेंट डिसेबिलिटी आ जाती है, या परसिस्टेंट वेजिटेटिव यानी लगातार विकृतशील दशा अगर है आपके चोट पहुंचाने के फलस्वरूप, तो 10 साल से कम की सज़ा नहीं होगी, जो शेष प्राकृत जीवन तक सज़ा दी जा सकती है। इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है गंभीर चोट में, और यह सेशन ट्रायल है।
इसके अलावा 117(4) में 5 या अधिक संख्या के ग्रुप द्वारा अगर ग्रीवियस हर्ट पहुंचाई जाती है तो 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है और जुर्माने का भी प्रावधान है। ये चीज़ ध्यान रखना है। 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों समूह द्वारा सामान्य इंटेंशन से कार्य करते हुए किसी व्यक्ति को मूलवंश, जाति, समुदाय, लिंग या जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य समरूप आधार पर ग्रीवियस हर्ट कारित की जाती है तो समूह के प्रत्येक सदस्य अपराध का दोषी है और सजा 7 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माना। ध्यान रखना है, जस्ट लाइक मॉब लिंचिंग जैसा प्रावधान है ये। बस मॉब लिंचिंग में अगर मृत्यु हो जाती है किसी की तो हम उसको 103 में दंडित करेंगे, 103(2) में, और अगर ग्रीवियस हर्ट आती है तो 117 में उसको दंडित 117(4) में दंडित किया जाएगा और यह भी सेशन ट्रायल है। इसके अलावा बीएनएस की धारा 152 में भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य से संबंधित नया अपराध जोड़ा गया है। अगर बिल्कुल 124 ये जैसा ही है ये लगभग, जो कोई जानबूझकर बोले गए, लिखे गए शब्दों द्वारा या दृश्य रूपेण द्वारा या दृश्य श्रव्य साधनों के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक संचार के द्वारा या फाइनेंशियल साधनों के उपयोग से क्या करता है, लोगों को उत्तेजित करता है, अलगाववाद फैलाता है, सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक गतिविधियाँ या अलगाववादी गतिविधियों की भावनाओं को बढ़ावा देता है या भारत की प्रभुता, एकता या अखंडता को खतरे में डालता है या ऐसे किसी भी कार्य में शामिल होता है या करता है तो उसे आजीवन कारावास या कारावास से दंडित किया जाएगा। ये 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माने के लिए भी वह व्यक्ति उत्तरदायी होगा। चलिए, इसके अलावा जो सेक्शन 379 था वो अब 303 में है, तो उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, वो सेम टू सेम वैसा ही लगभग सेक्शन है। अगर कोई व्यक्ति अकेला चोरी करता है तो 303(2) में उसको दंडित करेंगे और अगर ग्रोह बनाकर चोरी करता है तो 112 में दंडित करेंगे। 112 में सज़ा ज़्यादा है और 303 में सज़ा कम है। इसके अलावा 112 की चोरी है अगर संगठित वाली तो वो कंपाउंडेबल नहीं है और चोरी की अपराध कंपाउंडेबल है। चोरी का जो प्रावधान है इसमें 3 साल की सज़ा होती है, लेकिन चोरी के बार बार अपराध करता है वो, दोबारा उसको सज़ा दी जाती है, यानी द्वितीय अपराधी है तो बीएनएस में कठोर कारावास के रूप में सज़ा का प्रावधान है, जिसकी सज़ा 1 साल से कम नहीं होगी और जिसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। आदतन अपराधी अगर चोरी कर रहे हैं, आदतन चोरी करता है वो, बार बार दंडित तो उसको पहले भी किया गया है, तो 5 साल तक सज़ा मिलेगी, लेकिन 1 साल से कम की नहीं होगी और जुर्माना भी उस पर लगाया जा सकेगा। पहली बार दोषी पाया जाता है अगर प्रथम अपराधी है और संपत्ति का मूल्य 5,000 से कम है चोरी की संपत्ति का, तो फिर उसको सामुदायिक सेवा की सज़ा दी जा सकती है। यदि वो चोरी की गई संपत्ति के मूल्य को लौटाने को तैयार है, वो संपत्ति वापस कर देता है या उसका पैसा दे देता है और फिर उसको सामुदायिक सेवा की सज़ा दी जा सकती है। चलिए, तो इस प्रकार से ये आज भारतीय न्याय संहिता में क्या नवीन सिद्धांत दिए गए हैं उसके बारे में मैंने आप लोगों को संपूर्ण धाराओं को बताने का प्रयास किया है। बहुत मेहनत की है मैंने। आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मैं आपके लिए पुनः इस प्रकार के वीडियो बनाता रहूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।